एयरटेल सुनिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, पहले हम लोग ना रिवीजन करते हैं ना, पहले हम लोग रिवीजन करते हैं कि क्या हमने पढ़ा था ना, उसके बाद हम पढ़ेंगे, आगे चलेंगे। ठीक है, उसके बारे में याद करिए। प्रकाश का अपवर्तन था क्या? याद करिए मेरे बच्चों। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या था? जब प्रकाश किसी एक मीडियम से आता था और दूसरे मीडियम में क्या करता था? प्रवेश, अर्थात टकरा के वापस आने वाली घटना नहीं थी। टकरा के वापस आने वाली घटना नहीं थी। प्रकाश का किसी एक माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम में गुजर जाना ये क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। जब किसी एक मीडियम से प्रकाश निकलता है दूसरे मीडियम में गुजर जाता है तो प्रकाश का क्या कहलाता है? अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के लिए अगर मीडियम की बात की जाए मेरे बच्चों ना, तो दो चीजें थी। कितने चीजें थी? दो। याद करिए, एक तो था मेरे बच्चों, अगर मैं लेता हूं दो माध्यम, एक तो विरल लेता हूं, क्या लेता हूं? और दूसरा माध्यम में सघन लेता हूं, क्या लेता हूं? तो जब प्रकाश विरल माध्यम से किस में आता था? सघन में। तो वह सीधे जाने की बजाय क्या करता था? अविलंब की तरफ। इसमें नॉर्मल ही है हमारे पास, अविलंब। ये अभी हमारे पास नॉर्मल ही है, अविलंब। यह कोण आई हो गया और यह क्या हो गया? कोण। कोण आई क्या था? प्रकाश के आने के लिए आपतित किरण तथा अविलंब से बनने वाला कोण। कोण आई क्या था? आपतित किरण और अविलंब से बनने वाला कोण। हमारे पास कोण आई था। और पर अपवर्तन के बाद कोण किससे? अपवर्तन के बाद अविलंब से बनने वाला कोण क्या था? कोण आर। अपवर्तन के पश्चात अविलंब से बनने वाला कोण क्या था? कोण आर। पहला नियम क्या कहता था कि जब प्रकाश किस माध्यम से आए? विरल से किस में जाए? सघन में। तो अविलंब की तरफ क्या हो जाती थी? झुक जाती थी। दूसरा नियम हमें यही बताता था कि हमारे पास नॉर्मल है और जब प्रकाश किसी माध्यम से किस माध्यम से? सघन माध्यम से। किस माध्यम से? किसमें प्रवेश करती है? विरल। मतलब सीधे सीधे इसका उल्टा। तो एक्चुअल में मेरे बच्चों इसको जाना तो चाहिए था सीधा, जाना क्या चाहिए था? सीधा। लेकिन क्या सीधा जाएगा? नहीं, अविलंब को छोड़कर कहां चला जाएगा? यहां पर भी मेरे बच्चों आने वाली किरण अविलंब से कितने क्या कोण बनाती है? ठीक ना? आइए, आने वाली किरण अविलंब से कौन सा कोण बनाती है? कोण आई। और टकरा के वापस जाने वाली किरण क्या कोण बनाती है? कोण आर। एक बात याद रखिए, आने वाली किरण को आपतित किरण क्या कहते हैं? आपतित किरण। और टकरा के वापस जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। मेरे बच्चों आने वाली किरण से बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? और टकरा के वापस बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन। समझ में आई बात है? यह जो लाइन खींची गई वो हमारा अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। यह है हमारा क्या चीज? अपवर्तक बिंदु या फिर आपतन आपतन बिंदु। यह बातें समझ में आई क्या? इतनी सारी चीजें थी। यह हमारे पास कोण आई और ये हमारे पास कोण आ। इन दोनों चीजों को सर्टिफिकेशन करने के लिए, पूरी तरह से तैयार करने के लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? स्नेल। वैज्ञानिक का क्या नाम था? स्नेल। उन्होंने इन दोनों के आधार पर, पहले अपवर्तन के आधार पर दूसरे अपवर्तन के बीच में जो हमारे पास चमक पैदा होती थी, क्या पैदा होती थी? चमक। उस चमक को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक फार्मूला दिया जिसे हम लोग कहते हैं म्यू।
क्या कहते हैं? म्यू का मतलब होता है अपवर्तनांक। क्या होता है? अपवर्तनांक। क्या होता है म्यू का मतलब? अपवर्तनांक को सीधी भाषा में कह सकते हैं क्या चीज? चमक। अपवर्तनांक को सीधी भाषा में क्या कह सकते हैं? किस पदार्थ की कितनी चमक है उसी के आधार पर उसका अपवर्तनांक प्राप्त किया जाता। बात समझ में आई क्या? किसी भी पदार्थ की कितनी चमक है उसी के आधार पर उसका क्या प्राप्त किया जाता है? अपवर्तनांक प्राप्त किया जाता है। जो पदार्थ जितना चमकेगा उसका अपवर्तनांक उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि जितना चमकेगा उतना ही प्रकाश का क्या करेगा? अपवर्तन। जितना मेरे बच्चों चमकेगा उतना ही ज्यादा क्या करेगा? प्रकाश का अपवर्तन। तो स्नेल ने इन्हीं दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए एक नियम दिया था। ये सब चीजें हो गई है, बस हम आप लोगों को रिवीजन करा रहे हैं, ठीक ना? क्या दिया था वो समझिएगा। ये बातें पूरी समझ में आ गई क्या? जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन में पहुंचता है तो अविलंब की तरफ क्या हो जाता है? झुक जाता है। और जब सघन से कहां पहुंचता है? विरल की तरफ। सघन से कहां पहुंचता है? अविलंब से कहां चला जाता है? दूर। यही बात है मेरे बच्चों ना, कि गिलास में रखी हुई डंडी या फिर स्टिक या फिर पेन हल्की सी झुकी हुई या फिर कटी हुई दिखाई देती। यही कारण है मेरे बच्चों ना, कि किसी भी तल में, पानी के तल में कोई वस्तु रखी हुई पानी से ऊपर उठी हुई दिखाई देती। बात समझ में आई क्या? यही कारण है, अपवर्तन का ही कारण है मेरे बच्चों ना, कि बात सुनिए, जब सूर्य डूब जाता है तभी सूर्य हमें दिखाई देता है, और सूर्य उगने से पहले भी हमें दिखाई देता मेरे बच्चों 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक। इसी को लेट सनसेट या लेट सनराइज भी बोलते हैं, अर्ली सनराइज। समझ में आई बातें? मतलब देर से सूर्य डूबना और जल्दी सूर्य का क्या कर जाना? निकल जाना। क्योंकि जब सूर्य निकला भी नहीं होता है तभी भी हमें दिखाई देता है, और जब सूर्य डूब जाता है तभी भी हमें दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। वायुमंडल में वायु है, और वायु का कोई ना कोई अपवर्तनांक है। वायु का अपवर्तनांक कितना है बाबू? 1.01 है। 1 वायु का अपवर्तनांक कितना है? 1.01 नहीं, बल्कि 1.003 है। मतलब कुछ तो अपवर्तनांक है ना, मतलब थोड़ा सा तो वायु में चमक है, जिसकी वजह से हमें कोई चीजें घटना पहले या बाद दिखाई देती। बात समझ में? यही कारण है मेरे बच्चों ना, कि आकाश में उपस्थित जब हम किसी तारे को देखते हैं, किसको देखते हैं बाबू? किसी तारे को, तो याद रखिए हम यहां से देख रहे हैं और बीच में वायु है। बीच में क्या है? वायु। और ऊपर जो तारा स्थित है मेरे बच्चों, वो कहाँ है? निर्यात में। निर्यात में कोई भी माध्यम है क्या? कोई भी माध्यम नहीं। तो इसको, इस आधार पर इसको क्या मानेंगे? सघन। और इसको क्या मानेंगे? विरल। क्या मानेंगे? तो जब सघन में प्रकाश जाएगा तो अभिलंब को कहां छोड़ देगा? अभिलंब को कहां छोड़ देगा? दूर। जिसके हिसाब से जैसे सघन थोड़ा मोड़ा परिवर्तित होता है ना, वैसे ही तारों के टिमटिमाने की घटना, क्या करने घटना? टिमटिमाने की घटना किसकी वजह से होती है? अपवर्तन की वजह से। तारों को टिमटिमाने की घटना किसकी वजह से होती है? अपवर्तन की वजह से। बात समझ में आई क्या? अब मेरे बच्चों, ऐसी वस्तु जिसमें प्रकाश टकरा के न वापस आए, न टकरा के एक पार से दूसरी पार जाए, क्या वह वस्तु हमें दिखाई देगी? नहीं। जैसे ब्लैक होल। जैसे ब्लैक होल। बात समझ में आई क्या? जब प्रकाश टकरा के वापस नहीं आ रहा है, न कहीं जा रहा है, तो क्या इमेज बनाएगा? इमेज बनाएगा नहीं। कोई भी पदार्थ पर इमेज बनने की घटना हमारे आंख पर तभी होती है जब प्रकाश टकरा के वापस आए या किसी माध्यम में चला जाए। बात समझ में आई? तो हल्का सा इमेज बनेगा। अब आप गिलास वाला, तो गिलास में आप एक स्टिक रखिएगा और पानी भरिएगा। किस वाले गिलास में? स्टिक वाले में ना, स्टील वाले में नहीं, कांच वाले गिलास में। समझ में आई बात है? ज्यादा बेहतर आपको प्रकाश का अपवर्तन दिखाई देगा। कांच वाली है, प्लास्टिक वाली में भी रख सकते हैं जो पारदर्शी है ना, प्लास्टिक वाले में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वहां से भी आपको एक्चुअल में दिखाई देगा। अब यहीं पे रख के दिखा दिया जाए। स्टिक उस्टिक है क्या? यहाँ से पता नहीं चलेगा, बोतल का कलर दूसरा है ना, तो बहुत हल्का से दिखाई देगा। कैमरे पर भी दिखाई देना चाहिए। तो गिलास लेकर आएंगे और कल हम लोग देखेंगे शीशे की गिलास, है ना। मार्केट से शीशे गिलास अवेलेबल करना ठीक नहीं है, पैसा मांग लेगा 60 रुपए। तो क्या क्या घटनाएं हो रही थी बाबू? बच्चों, क्या क्या घटनाएं हो रही थी इसके लिए? पहला तो मेरे बच्चों बता दीजिए, किसी पानी में रखी डूबी हुई स्टिक हल्की सी मुड़ी हुई दिखाई देती है।
पानी के तली पर उपस्थित कोई वस्तु पानी से उठा हुआ दिखाई देता है, और वही चीज है मेरे बच्चों किसी भी तारे को देखने पर तारे हमें कैसे दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए, ऐसा लग रहा है कि जल रहा है, बुझ रहा है। एडिसन साहब ने जाके बल्ब सेट कर दिया वहां पे, लाइन कम हो रही है, कम हो जा रहा है, लाइन ज्यादा हो जाए ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है ना। तारों के टिमटिमाने की घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन। क्या कहलाती है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब स्नेल साहब ने इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कहा क्या था, हमने बताया था, और दोबारा हम इसी चीज को रिवीजन करा रहे हैं मेरे बच्चों, समझिएगा। आइए देखते हैं ना। स्नेल साहब ने एक फार्मूला दिया था, क्या दिया था, एक फार्मूला। फार्मूला उन्होंने क्या दिया था, पहली बात तो स्नेल साहब का फार्मूला न देखकर हम अपवर्तनांक के बारे में सीख लेते हैं। किसके बारे में, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का फार्मूला क्या था, ANG, है ना। ए मतलब एयर का अपवर्तनांक किससे, गैस से, है ना। एल रहता तो लिक्विड हो जाता, एल रहता तो किसी का किसी से अपवर्तनांक क्या होता है। अब यहाँ पे अगर ग्लास लिख देंगे तो कांच हो जाएगा, है ना, और जी लिख देंगे कैपिटल लेटर में तो गैस। तो जो भी है इसका अपवर्तनांक देखेंगे। इसके अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला क्या था, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटा के जो भी दिया है ना तल, जो भी मान लीजिए हम लिख देते हैं बाबू किस में, जल में प्रकाश की चाल, किस में लिख देते हैं बाबू, जल में प्रकाश की चाल। यार जल ले लेते हैं, जल ले लें क्या, चलिए कांच में प्रकाश की चाल लेते हैं ताकि हमें रखने में आसानी है। कांच में प्रकाश की चाल, ये हमारे पास एक फार्मूला था, है ना। अब एक बात बताइए, इस पर एक सवाल अगर हम क्वेश्चन लिखे कि मेरे बच्चों किसका अपवर्तनांक पूछते हैं, किसका अपवर्तनांक पूछते हैं, वायु का। क्या वायु का अपवर्तनांक निकलेगा, वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक निकलेगा, ग्लास का। किसका निकलेगा, ग्लास। ग्लास मतलब किसका मेरे बच्चों, कांच का। किसका निकलेगा, बात समझ में आई क्या। अच्छा कांच का अपवर्तनांक निकलेगा या किसी और चीज का, बता दीजिए। आइए देखते हैं, वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। यहां पे लिख देते हैं क्या, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब एक सवाल है आप लोगों के सामने, सवाल क्या कहता है, यदि प्रकाश की चाल, यदि वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या होती है बाबू, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो, तथा कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, ठीक ना, 2 × 10⁸ मीटर प्रति क्या हो, सेकेंड हो तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। किसका, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। आपके पास एक सवाल है, इस सवाल को हल करके पता कर लेंगे, है ना बच्चों, इसको हल कर लेंगे ना हम लोग। क्या कहता है अपवर्तनांक का फार्मूला, एक बात बताइए, वायु का किसका, कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, या कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। क्या लिखेंगे,
ANG इज इक्वल टू वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति। और उसी तरह से जी मतलब ग्लास, कांच में वायु की प्रकाश की चाल कितनी है? 2 × 10⁻⁰ मीटर प्रति। एक बात बताइए, मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड कोई दिक्कत है क्या? 10⁸ से 10⁸ आपके पास क्या बचा? 3/के, मतलब आ गया 1 दशमलव। बताइए ना, कांच का अपवर्तनांक कितना है? 1 दशमलव। ये हमारे पास ऐसी ही वैल्यू थी इसलिए हमने दे दिया था, और एक करेक्ट आंसर है। कांच का अपवर्तनांक इतना ही होता है, ठीक ना। कांच अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं, इसलिए 2 अपवर्तनांक होता है। क्या अपवर्तनांक होता है? एक होता है 1.5 से लिखेंगे 1.9 तक। अलग अलग कांच होते हैं, इसलिए कितना अपवर्तनांक होता है? इतना सारे हो सकते हैं। इसके बाद हीरा को मेरे बच्चों ना इसमें नहीं रखा जाता, क्योंकि हीरा कोई कांच नहीं है बल्कि कार्बन का अपरूप है। बात समझ में आई क्या? इसलिए हीरा को इसमें नहीं रखा जाता, बल्कि हीरे का अपवर्तनांक अलग होता है, 2.42 होता है। क्या होता है? डायमंड का अपवर्तनांक कितना होता है? इसकी जरूरत है हमें, ठीक ना। क्या क्वेश्चन समझ में आया क्या आप लोगों को? प्रश्न समझ में आया क्या? सवाल में हमने लिखा, पहले मैंने अपवर्तनांक का फार्मूला बता दिया। वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक? कांच का अपवर्तनांक। हमने कांच का निकालना है, तो हमने कहा ना, जिसका निकालना है उसको नीचे, उसकी चाल नीचे, और जिस जो दिया गया उसकी चाल ऊपर। तो हमने ऊपर रख दी वायु की प्रकाश, वायु में प्रकाश की चाल, नीचे रख दिया कांच में प्रकाश की चाल, और कांच में प्रकाश की चाल की वायु में भाग दे दिया, तो हमें कांच का क्या निकल गया? अपवर्तनांक मेरे बच्चों। दूसरा सवाल इसी के लिए, क्या यह चीजें हमने पढ़ा दी थी? कहेंगे सर जी बिल्कुल आपने बता दिया था। तो इसी पर आपके सामने दूसरा क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन ये हो गया, लिखिए। आइए लिखते हैं ना, क्वेश्चन लिखिए तो। यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो, तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। किसमें प्रकाश की चाल ज्ञात करें? जल में प्रकाश की चाल, जल का अपवर्तनांक। जल का अपवर्तनांक कितना है? 4/3। यह कोई भी अपवर्तनांक आपके सामने दिया रहेगा मेरे बच्चों ना, वो हमेशा वायु के सापेक्ष ही होगा। बात याद रखिएगा, वायु में चमक नगण्य मानी जाती है, ये बात याद रखिएगा। समझ में आई बात है? भले वायु की चमक ना, वायु का अपवर्तनांक 1.003 दिया है ना, लेकिन वह क्या मानी जाती है? नगण्य ही मानी जाती है। यहाँ पे अंतरिक्ष मतलब कि कहाँ का? एटमोस्फियर का मेरे बच्चों अपवर्तनांक नहीं दिया है, बाहर का अपवर्तनांक नहीं दिया है। ये पूरा ही स्पीड है। एक्चुअल में किसकी स्पीड है? यह प्रकाश की चाल चाहे कहीं पर भी रख देंगे, वायु में, निर्यात में, वायु पृथ्वी से बाहर रख दे तभी भी यही रखी जाएगी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बात समझ में आई क्या? तो आपके सामने यह सवाल है, आपको क्या निकालना है? जल में प्रकाश की चाल निकाल के बताइए तो आप लोग। आपके पास 5 मिनट का समय है। जैक्स क्या कह रहा है बाबू, समझिएगा आप लोग। वायु, यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻, कितनी दी है? 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक कर है कि जल में प्रकाश की चाल क्या होगी? यदि जल का अपवर्तनांक क्या है? 4/3। आपको पता है ना कि अपवर्तनांक पहले रखना है। 4/, क्या लिखेंगे? 3 बराबर वायु में प्रकाश की चाल कितनी है?
वायु में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10 के पावर कितना मेरे बच्चों? मीटर प्रति सेकेंड। बटा किस में? जल। अगर कांच है तो कांच, जल है तो जल में प्रकाश की, इसके लिए फार्मूला क्या होगा? ANL। समझ में आई बात है? लिक्विड का मतलब वाटर लिख देते हैं, W लिख देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू वायु में प्रकाश की चाल और नीचे किस में? जल में। ठीक, बात समझ में आई क्या? देखिए, जो इधर भाग कर है इधर क्या करेगा, और जो इधर गुणा करे इधर जाके क्या करेगा? आइए, 3 × ANW इज इक्वल टू 3 × 10 के पावर कितना? मीटर प्रति बटा के 4 बटा के, देखिए जो इसमें भाग कर है ऊपर में जाके क्या कर देगा? गुणा कर ले, करिए। 3 × 10 के पावर 8 और पूरे के बटा कितना? 4। पूरे के बटा कितना भाई? नीचे 3 जाके ऊपर में क्या कर दिया है? गुणा। 3 × 3 = 9। 9 में 4 की भाग देंगे तो कितना जाएगा? 2.25। 2 भाई 3 × 3 और 9 में किसकी भाग देंगे? 4 की। 4 दूना के 4 1 4 दूना के 4 दूना के और 4 5 कटेगा कि नहीं कटेगा? तो आंसर क्या गया? इसके आगे जो 9 आया है 9 की जगह क्या हो जाएगा? 2.25 और पिछवा हमारे पास 10 के पावर क्या है? 8 मीटर प्रति सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल कितनी हो गई? 2.25 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या बच्चों? इसको नोट किया जाए, आगे चलेंगे। स्नेल के नियम की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे? स्नेल के नियम की। तो हम इसको मिटाते हैं। आई होप कि हो गया होगा आप लोगों का। हो गया है ना? समझ में आया है? नहीं समझ में आएगा तो बहुत मार मारेंगे। समझ में आ रहा है ना? लाइए, यही तो दिया था ना, ANU का मान, ANW का मान, यही ANW ही तो अपवर्तनांक है हमारे पास। जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? वायु के। तो कितना था? 4 बटा के। किसी का अपवर्तनांक दिया होता है ना, वायु के सापेक्ष ही दिया होता है। बात समझ में आई क्या? किसी भी चीज का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष दिया है? वायु के सापेक्ष। और अन्य किसी के सापेक्ष देगा तो हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें कैसे निकालना पड़ेगा? अगर कह दिया कि कांच में प्रकाश की चाल इतनी है, उसको तनी आगे करो तो। चलो जी जैक्स, कल से लड़के आगे बैठेंगे यहाँ पे। होगा? अच्छा, आइए देखते हैं ना स्नेल का नियम। स्नेल साहब ने क्या कहा था? स्नेल ऐसे ही लिखा था, ऐसा स्नेल। स्नेल साहब ने क्या कहा था बताइए तो? म्यू इज इक्वल टू
साइन आई बटा के साइन आई बटा के साइन। अब अगर साइन दिया है तो इसका मतलब किसकी बात करेगा? कोण की। कोण का मतलब ज्या, साइन को लिखेंगे ज्या, है ना। और किसकी बात करेगा? कोण का। इसका मतलब आपको साइन के सारे मान पता होने चाहिए। अच्छा, साइन का मान कितना है? साइन 30, 45, 60, 90, यही चार मान है हमारे पास। जीरो भी है इसके सामने। अच्छा, यहां से 1 2 3 4 रखना शुरू कीजिए। 3 4, अच्छा यहाँ जीरो शुरू करेगा। 0 1 2 3 और 4, ठीक है। और सब में क्या कर दें? बटा के 2, बटा के 4, ठीक है। सब में बटा के 4 कर दीजिए, और सबको किसमें कर दीजिए? रूट में। सबको किसमें कर दीजिए बाबू? कर दिया हमने। रूट का मतलब वर्गमूल निकालना है। देखिए, किसी संख्या में जीरो का गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है ना, इनफाइनाइट होगा। यहाँ पे तो संख्या का गुणा करेंगे जीरो में तो जीरो, और जीरो का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो एक्चुअल में जीरो का वर्गमूल क्या होता है? जीरो ही होता है। तो साइन जीरो का मान, साइन जीरो का मान, अच्छा इसका एक का वर्गमूल एक, और 4 का वर्गमूल कितना आता है? तो साइन 30 का मान 1 बटा के। उसी तरह से 2 का वर्गमूल कुछ होता है क्या? नहीं, कड़ी में रख देंगे। और 4 का वर्गमूल कितना आता है? अच्छा, पहले काटना ही तो था ना, मैं पहले काटना ना था। 1 बटा के क्या हो गया? तो क्या जाएगा? 1 बटा के कड़ी में। एक का वर्गमूल एक ही होता है, और 2 का वर्गमूल कड़ी में। आइए, यह 3 है, 4 का वर्गमूल कटेगा नहीं, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो कड़ी में 3 बटा के, और यहां से कट गया तो 1 का वर्गमूल 1। आइए, साइन जीरो का मान निकालना कितना आसान है। सभी का मान निकालना आसान है। ऊपर 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 लिख देंगे, और सब में 4 से क्या देंगे? और सबको किसमें कर देंगे? रूट में। बाबू ना, आप लोगों के चैप्टर से ना, अच्छा 9 वाले के चैप्टर से भी कड़ी हटा दिया है। 8 में दिया है कड़ी, 9 में भी था कड़ी और वर्गमूल। कितना बेहतर होता अगर होता तो, है ना। कितना बेहतर होता अगर होता तो, बच्चे सीख लिए होते तभी कड़ी क्या होती है, वर्गमूल घनमूल क्या होता है। तो हमारे पास इन सभी की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि मान साइन में दिया है तो हमें साइन के मान पता होने चाहिए। आइए सवाल बनाते हैं। मिटा दे इसको, इसको लिखने की कोई जरूरत। चलिए, आप म्यू को लिख सकते हैं ना, अगर आपका एयर का अपवर्तनांक दिया है किसके सापेक्ष? गैस या ग्लास के सापेक्ष। तो ए एन जी बराबर लिख सकते हैं साइन आई बटा के। यह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहेगा देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहेगा? हमारे पास मान लीजिए यह एक माध्यम है, और ये हमारे पास क्या है बाबू? अभिलंब। क्या है? अभिलंब। मान लीजिए कि आने वाली किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब से मेरे बच्चों 45 का कोण बनाती है। कितने का कोण? और मान लीजिए यह कैसा माध्यम है? विरल। कैसा माध्यम है ना। नीचे हमने कैसा माध्यम रख दिया। अब मेरे बच्चों किसकी तरफ झुक जाएगी? अभिलंब की तरफ झुक। मान लीजिए झुकते समय कितने का एंगल बना लिया? यहाँ पे 30 का। कितने का एंगल बना लिया? हम कह देंगे वायु के मतलब इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक म्यू की वैल्यू क्या होगी? आने वाली आपतित किरण कोण आई का मान कितना दे दिया है बाबू? कोण आर का मान कितना दे दिया है बताओ? हमने पूछा इसका अपवर्तनांक क्या होगा, बताइए ना। सवाल कर रहा है साइन आई बटा के साइन, साइन आई मतलब 45 डिग्री बटा के साइन 45 ना, बटा के साइन कितना? अच्छा, साइन 45 का मान कितना होता है? 1 बटा के कड़ी में, और साइन 30 का मान 1 बटा के
देखिए इसका ऊपर हो जाएगा इसका इसमें, तो क्या हो जाएगा 2 के कड़ी में। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको हम नीचे से कड़ी हटाना चाहें, किससे कड़ी हटा जाए? नीचे से, तो मान क्या हो जाएगा? 2 में 2 है ना, 2 से 2 कट जाएगा। इसका मतलब है किसका मान निकालना है? कड़ी में 2 का। और कड़ी में 2 का मान होता है 1.43। 1.43। बात समझ में आई क्या? तो एक बात बताइए ना, यहाँ जो माध्यम था उसका अपवर्तनांक क्या है? 1.43। कहेंगे सर जी ई कुल कहां से ला रहे हैं? यही ना कहेंगे। आइए हम बुलवा देते हैं आप लोग। कहेंगे सर जी बुलवा देते हैं, बुलवा बुला के सवाल पढ़ाते हैं गलत गलत, है ना। एक्चुअल में हमारे पास ये वैल्यू इतनी आई थी, इसके बारे में किसी को कोई दिक्कत? अरे भाई जब इसका भाग देंगे इसमें ना, तो नीचे वाला एकदम ऊपर वाले में क्या करेगा? गुणा। और दोनों बीच वाला आपस में क्या करेंगे? 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 1 कम। कड़ी में 2 का गुणा 1 में होगा तो कड़ी में क्या हो जाएगा? बात समझ में आई? अब कहते हैं मेरे बच्चों, जब नीचे से करनी हटानी होती है ना, तो उसको कहते हैं प्रमेयीकरण करना, रेशनलाइजेशन। बात समझ में आई क्या? मतलब हर से, अंश से नहीं बल्कि हर से रूट को हटा देना। हर से रूट को हटा देना मतलब डिनोमिनेटर है कि डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से रूट को गायब कर देना ही मेरे बच्चों कहलाता है रेशनलाइजेशन। और गायब करने की प्रक्रिया क्या है? जो नीचे दिया है कड़ी में 2 ना, उसी कड़ी में 2 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे? ऊपर नीचे क्या कर देंगे? अच्छा, 2 का कड़ी में 2 में गुणा होगा तो 2 कड़ी में, और कड़ी में 2 का कड़ी में 2 गुणा होगा तो कड़ी से कड़ी क्या हो जाएगी? खत्म। बचा क्या चीज हमारे पास? और 2 से 2, कोई दिक्कत है क्या? बचा कितना हमारे पास? कड़ी में 2। और कड़ी में 2 मतलब 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 1.43। ये इसका वैल्यू है। कहेंगे सर जी वर्गमूल कैसे निकालेंगे? 2 लिखिए, भाग विधि से वर्गमूल निकालना आता है ना। किसे काटेंगे? एक से, एक एक कम, एक एक कम। बताइए ना, एक बचा, हमने दशमलव लगाया, क्या लगाया? और हम क्या लगा देंगे? 2 को 0 उतार सकते हैं क्या? जितना मन करे उतना। एक एक कितना हो गया? अब एक 0 उतारेंगे। अगर आप यहाँ 1 से भाग करते हैं तब वो 21 हो जाएगा। तो आप 2 को 0 उतारिए, और कम से कम कितनी बार लेकर जाइए? 4 बार। जब 4 बार लेकर जाएंगे तो 4 चौक को 4 दूना के 8 1, 8 1 कितना आ गया? 96। बचा कितना? और यहाँ पे कितना बचा? 1। आप 2 0 फिर उतार सकते हैं। बार बार पेयर कितने का बनता है? 2 2 का ना। तो आप 2 2 से कम तो उतार ही नहीं सकते। उतारा 2 0। आइए 4 4 कितना हो गया? यहाँ पे कितना उतरा? आप किसका लेकर जाइए? 4 का लेकर गए थे ना, यहाँ पे किसका लेकर जाइए? 3 का। 3 तरीके, 3 9 8 24 को, 3 दूना के 6 1। अगर आप 4 पे लेके आइए, 4 3 12, 4 दूना के 8 1 9, 4 पे लेके जाइए। 4 1 4 होता है, कितना होता है देख लीजिए बाबू। पर सही है, इतना ही रख लीजिए। अब इसके ज्यादा मजे, एक स्थान तक आया ना, छोड़ दीजिए। किसका अपवर्तनांक आया है जी? इतना लगभग किसका अपवर्तनांक होता है? किरोसिन का। किरोसिन मतलब मट्टी का। उसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.444। 2 ही स्थान तक 4 4 है। क्या आप लोगों को यह बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? आ गई? कोई दिक्कत है इस सवाल में? हमने इसके आधार पर अपवर्तनांक निकाल दिया। सवाल क्या कर रहा था? विरल माध्यम में प्रकाश कितने का कोण बना रहा था? 45 का। टकरा के जाने के बाद किसका अपवर्तनांक कितना होगा? 1.43। यह 4 3 2 किसका मान है? कड़ी में 2 का। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? तो इसको लगभग में रख देंगे 1.44। क्या रख देंगे? 1 कोई दिक्कत है क्या? यह किरोसिन के लगभग का अपवर्तनांक है। किरोसिन जैसा कोई लिक्विड है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे यह वैल्यू हमारे पास आ गई। क्या आप लोग इस आधार पे अपवर्तनांक निकालना सीख गए? सभी लोग सीख गए? एक सवाल और लिखेंगे।
समझ में आ रहा है शीतल? अरे बाबू हमको इस तरह की वैल्यू चाहिए ना कि अपवर्तनांक इस वैल्यू में दिया है ना, आपकी अभी वैल्यू ठीक है, खराब थोड़ी है, लेकिन आपको इस तरह की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना आपको ये, क्योंकि अभी बताइए ना जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.003, बताइए ना फिर। 1.33, वायु का 1.003, कांच का कितना होता है, 1 कांच का 1.5, मतलब 1.5 होता है, तो सबका पॉइंट में दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन आपको फ्रैक्शन में वैल्यू कब चाहिए, भिन्न में वैल्यू कब चाहिए, जब आपको वायु के सापेक्ष जल की चाल दी हो तब, क्या दी हो, चाल दी हो तब, या फिर मैं यह पूछ दूं बाबू अगले सवाल में, जब बोझ दूं साइन सी बाई साइन भी के लिए, साइन सी बाई साइन, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें बात कर दी थी, हमने कहा कि किसी पानी में के तल में कोई सिक्का रखा है ना, वह 20 फीट अंदर दिखाई दे रहा है, कितने फीट अंदर, एक्चुअल में पानी की गहराई क्या होगी, पानी के अंदर कोई सिक्का गिरा है और हमें कितने फीट दिखाई दे रहा है, 20 फीट, तो एक्चुअल में पानी की गहराई क्या होगी, या फिर मैं सवाल पूछ दूं कि कोई व्यक्ति 8 फीट ऊंची दीवार पर बैठकर पानी में 40 फीट अंदर कोई मछली देखता है ना, 8 फीट ऊंची दीवार पर बैठकर पानी में 40 फीट अंदर कोई मछली देखता है, उस मछली को मारने के लिए कितने बड़े भाले की जरूरत होगी, भाई जो कुछ भी वो देख रहा है ना, क्या उसकी रियल गहराई उसे दिख रही है, रियल गहराई नहीं, कैसी दिख रही है, आभासी, क्योंकि जल का कोई ना कोई अपवर्तनांक है, और अपवर्तनांक की वजह से जल में रखा हुआ सिक्का मछली ये सब पानी के सतह से थोड़े से कहां दिखाई देते हैं, बात समझ में आई क्या, तो इसके आधार पर कल हम लोग बात करेंगे, ठीक है।